आज बच्चों जो हम समझने जा रहे हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन हिंदी में कहें उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के बारे में आपको समझाते हैं। जब हम उत्परिवर्तन पढ़ते हैं तो उत्परिवर्तन के इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें हैं, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। उत्परिवर्तन के बीच में एक टॉपिक आता है पॉलीप्लॉइडी, हिंदी में कहें बहुगुणिता। तो पहले बच्चों में आपको बहुगुणिता समझाऊंगा ताकि आप लोगों को म्यूटेशन के प्रकार समझाना आसान हो जाए। आपको बार बार ये कहना पड़ेगा कि ये सेट होते हैं, तो वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आगे की बातें आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो मैं आपको पहले पॉलीप्लॉइडी समझाऊंगा। ये अपने मॉड्यूल में जहाँ म्यूटेशन का इंट्रोडक्शन साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं उसके बाद लिखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले आपको समझा रहा हूँ, तो आप पहले इसको समझ लीजिए। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, बहुगुणिता क्या होता है। बहुगुणिता को समझने से पहले बच्चों हम यहाँ पर एक वर्ड समझते हैं, एक गुणिता। इंग्लिश में कहें मोनोप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, और ज़्यादा बढ़िया इंग्लिश वर्ड ही ध्यान रखो। अच्छा, इसी को कहा जाता है बेसिक नंबर, इसको हिंदी में कहें आधारभूत नंबर, इसको एक से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात आती है मोनोप्लॉइडी होता क्या है। मोनोप्लॉइडी का मतलब होता है गुणसूत्रों का एक सेट। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हमें ये समझ में नहीं आता है सेट वेट क्या होते हैं, तो एक बार अच्छे समझिएगा। मोनोप्लॉइडी का मतलब होता है गुणसूत्रों का एक सेट उपस्थित होना। जैसे आपको समझाने के लिए सेल बनाई, अब इस सेल में ढंग से बताना, देख के बताओ, कोशिश करो समझने की। कितने सेट है? 3 नहीं बच्चों, इसको मिला के हम एक ही सेट कहेंगे। ये 1 2 3 मिला के यहाँ पे ये जो बना है, इस पूरे को मिला के कितना सेट मानेंगे? एक सेट। ये पूरा एक सेट कहा जाता है। जैसे इन 3 गुणसूत्रों का यहाँ सेट है, ऐसे अलग अलग जीवधारी में अलग अलग तरह के नंबर के क्रोमोसोम नंबर के सेट हो सकते हैं। क्लियर? यहां समझाने के लिए मैंने इन 3 क्रोमोसोम का ये सेट बनाया। कितना सेट है? एक, और इस एक सेट को कहा जाता है मोनोप्लॉइड। अब मैंने यहां पे ले लिया डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब 2x। अब बात आती है 2x क्या होता है। गुणसूत्रों के 2 सेट उपस्थित है। कितने? 2। समझते हैं। ये बच्चों सेल बनाई, इस सेल के अंदर अब बताओ कितने सेट है? हाँ, एक ही है, तो इसके जैसा यहां पर एक सेट और बनाना पड़ेगा। अब एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, टोटल सेट वेरी गुड 2 है, और 2 सेट का मिलना, इसी को कहते हैं द्विगुणित डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 2 सेट का मिलना। बात समझ में? मोनोप्लॉइड का मतलब एक सेट होना, डिप्लॉइड का मतलब 2 सेट होना। बात समझ में? इसको मिला के एक सेट, इसको मिला के एक सेट। क्लियर? अगला लेते हैं त्रिगुणिता, ट्रिप्लॉइड। अब बताओ बच्चों, ट्रिप्लॉइड का मतलब? हाँ, गुणसूत्रों के 3 सेट उपस्थित हो। आपको समझाने के लिए सेल बनाई, यहां पर ये पहला सेट, ये दूसरा सेट और ये तीसरा सेट। कितने सेट हो गए? वेरी गुड, 3 सेट है, तो ये ट्रिप्लॉइड हो जाती है। अरे इसको मिला के एक सेट, फिर 2 सेट, फिर 3 सेट। अच्छा, इस एक सेट को जो होता है, ये एक सेट जो है, इस एक सेट को x से लिखा जाता है। एक सेट को x से लिखेंगे तो बताओ, ये x है और ये भी तो x है। कितने x हो गए? 2, तो इसको 2x लिख देंगे। यहां x की नंबर बताओ कितनी हो गई? 3, तो ये 3x हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगला लेते हैं चौगुणिता मतलब टेट्राप्लॉइड। इंग्लिश में ध्यान रखो, ज्यादा अच्छा समझ में आता है। चतुर्थ गुणिता, चौगुणिता, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये 4x है, गुणसूत्रों के 4 सेट उपस्थित होंगे। अब ये 4 सेट मतलब ये पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, मतलब x x x x। कितने x हो गए? 4, तो 4x हो जाएंगे। अब बच्चों ये 3x 4x ऐसे और भी चलते जाएंगे। सामान्यतः यह देखा जा सकते हैं 8x तक। ऐसे हम चलते जाएं तो ये 8x तक, ऑक्टाप्लॉइड तक हो सकता है। अब बच्चों यहां पर इन 2 से ज्यादा जितने भी सेट हैं, 2 से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। कहां तक? 8 तक। तो ये 2 से ज्यादा जितने भी सेट होते हैं, 2 से ज्यादा वाले, इन सबको मिला के कहा जाता है बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी की डेफिनेशन क्या हुई? 2 से ज्यादा सेट का मिलना। 2 से ज्यादा सेट का मिलना, इसी को कहा जाता है पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता। तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? 2 से ज्यादा सेट का मिलना। क्लियर? एक यहां पे बात और समझते हैं। ये बच्चों द्विगुणित है। द्विगुणित मतलब ये डिप्लॉइड है। इस डिप्लॉइड में आप देखोगे ये क्रोमोसोम का एक सेट, ये सेट। कितने सेट है? 2। अब इन 2 सेट में ये क्रोमोसोम 1 है और ये भी क्रोमोसोम 1 है। ये 1 समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। इन समान प्रकार के गुणसूत्रों को कहा जाता है समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र इंग्लिश में कहें तो ज्यादा अच्छा कहेंगे हम होमोलोगस।
ये शब्द ध्यान रखना। इंग्लिश में इसको अगर मैं लिखूं तो इंग्लिश में इसको हम लिख सकते हैं होमोलोगस। ये बच्चों होमोलोगस हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी तरह से 22 को होमोलोगस, 33 को होमोलोगस, ये समजात गुणसूत्र होते। आगे मैं कई बार इसे बोलूंगा, समजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब इन 11 को कहा जाता है। फिर 22 को भी होमोलोगस, 33 को भी होमोलोगस कहेंगे। अब बच्चों ये डिप्लॉइड सेल है। इस डिप्लॉइड सेल के अंदर आसानी से अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन इंग्लिश में लिखे तो वेरी गुड, मियोसिस। मियोसिस हुआ। मियोसिस का काम होता है गुणसूत्रों की संख्या आधी करना, गुणसूत्रों की संख्या आधी करनी है। अब यहां देखो, यहां गुणसूत्र 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 है। तो जब इसमें मियोसिस होगा तो यहां पर मियोसिस के बाद जो रिजल्टेंट सेल बनेगी, जो लास्ट की कोशिका बनेगी, इसके अंदर यहां आधे मतलब 6 के आधे 3 गुणसूत्र हो जाएंगे। अब यहां देखो, इन 1 में से कोई एक 1 आएगा, 2 में से कोई एक 2 आएगा, 3 में से कोई एक 3 आएगा। तो बताओ यहां कितना सेट आया? एक ही पहुंचा, और एक सेट आया तो यह बनता है अब युग्मक, और इस युग्मक को कहा जाता है हैप्लॉइड कोशिका, हैप्लॉइड सेल। यह है डिप्लॉइड और यह हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है मियोसिस के बाद जो कोशिका बनती है, मियोसिस के बाद जो कोशिका बनती है उसको हैप्लॉइड कहा जाता है। मतलब एक तरह से युग्मक ही है, आप युग्मक को कह सकते हो हैप्लॉइड सेल। क्लियर? तो यहां पर मियोसिस हुआ, बड़े अच्छे से गैमेट्स बन गए। यहां बच्चों इन 1 में मियोसिस के टाइम पर ऐसे क्रॉसिंग ओवर भी होता है। क्रॉसिंग ओवर ध्यान ना, वो जीन का ऐसे एक्सचेंज होना, इन समजात गुणसूत्रों के अंदर ये काम किया जाता है। ये जोड़ा बनाते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। मियोसिस पढ़ते टाइम आपने पढ़ा भी होगा। आपको समझाने के लिए अब मैंने लिया त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड। त्रिगुणिता में यहां पर क्रोमोसोम के ये 3 सेट लिए। अब इसमें मियोसिस करते, सोच समझ के बताना। मियोसिस के टाइम पे समजात गुणसूत्र से जोड़े बनाएंगे। अब यहां ये 1 जोड़ा बना लेगा, 2 जोड़ा बना लेगा, 3 बना लेगा। लेकिन ये 1 दूसरा वाला 1 है ही नहीं, इसके वाला एक 1 और नहीं है, तो ये जोड़ा नहीं बना सकता। और यहां पर प्रॉपर जोड़े नहीं बनते, पेयरिंग नहीं होती, और इसी वजह से अर्धसूत्रण नहीं होता। ट्रिप्लॉइड में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता क्योंकि जोड़े नहीं बनते। तो डिप्लॉइड में होता है, ट्रिप्लॉइड में मियोसिस नहीं होता। और जब मियोसिस नहीं हुआ तो यहां पर युग्मक का निर्माण नहीं होगा, युग्मक ही नहीं बनते। मतलब यहां 3x है, अब हाफ क्या करोगे? 1.5, वो होता नहीं है। तो ध्यान रखना 3x में मियोसिस नहीं होता। क्लियर? अब लेते हैं यहां पर टेट्राप्लॉइड सेल। इसके अंदर ये क्रोमोसोम के 4 सेट है। अब बताना यहां कितने सेट है? 1 2 3 4। अब जब यहां पर मियोसिस होगा, यहां तो मियोसिस हो सकता है, ये 1 जोड़ा बना लेंगे और ये 1 इधर वाले जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बना के जब यहां पर गैमिट बनेंगे, दिमाग लगा के बताना, यहां 4 सेट है तो इस गैमिट में कितने सेट होंगे? मियोसिस के बाद ये जो गैमिट बनेगा कितने सेट होंगे? बस ये समझ जाओ तो एक क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। यहां 4 है तो यहां गैमिट के अंदर 2 सेट आएंगे, इनमें से एक सेट, इनमें से एक सेट। मतलब ये हो गया युग्मक 2x, यानी युग्मक यहां 2x है। तो ध्यान रखना टेट्राप्लॉइड वाले में अगर युग्मक बनाना हो तो बस आसान सा तरीका है, आधे कर दो। यहां अगर 4x है तो जो आधा हुआ 2x हुआ वो युग्मक होगा, और यही युग्मक कहलाएगा हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल अगर आ जाए तो परेशान नहीं होना, युग्मक ही हैप्लॉइड सेल है जो मियोसिस से बनते हैं। जो बात यहां समझाएगी, क्लियर हुई? अच्छा, हमने यहां पर एक बात सीखी थी, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब था गुणसूत्र के 2 से अधिक सेट का होना। अच्छा, जो बात अभी मैंने सिखाई आप लोगों को, 2x में मियोसिस हुआ, फिर 4x में हुआ, फिर 6x में होगा, 8x में होगा। सम संख्या में मियोसिस होता है क्योंकि वहीं जोड़े बन पाते। विषम संख्या जो 3x था, सीखा था अभी हमने, उसमें जोड़े नहीं बन पाते तो वहां मियोसिस नहीं होगा। तो ध्यान रखना मियोसिस हमेशा सम संख्या के अंदर होता है, विषम संख्या के अंदर नहीं होगा। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है गुणसूत्रों के 2 से अधिक सेट का मिलना। कितने? 2 से अधिक सेट होना चाहिए, तो उसी को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब ये 2 से कितने भी हो सकते हैं, ये 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, 8x तक हो सकता है। अब इनमें से 3x गैमीट नहीं बना पाएगा, 4x बना लेगा, 5x नहीं बनाएगा, 6x बनाएगा, 7x नहीं बनाएगा, 8x बना लेगा। जो सम संख्या वाले हैं इनमें मियोसिस होता है। कहने की बात इतनी सी है। अच्छा, आपको समझाने के लिए यहां एक क्वेश्चन दिया मैंने, क्वेश्चन को एक टेबल के फॉर्म में दे रहा हूं। यहां गुणसूत्र संख्या लिखेंगे, षड्गुणित गेहूं है,
षटगुणित गेहूं मतलब 6x हेक्साप्लॉइड जिसमें 42 क्रोमोसोम है। इस गेहूं के अंदर टोटल 42 क्रोमोसोम होते हैं। अब इसके अंदर जो जो मैं यहां पूछता जाऊंगा, यहां क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे बताते जाना। आप लोगों को सबसे पहले युग्मक में बताना है, सबको आंसर देना आना चाहिए। बताओ यहां कितने लिखना चाहिए। युग्मक कैसे निकालेंगे? हाँ, आधा कर दे। अगर यहां 6x है तो आधा 3x इक्वल टू 21, ये युग्मक होगा। मतलब यहां युग्मक एग्जैक्टली कौन सा हो गया बच्चों? ये 3x वाला। यहां युग्मक 3x वाला होगा। मतलब युग्मक कैसे निकालना है, ये गड़बड़ करते हैं बच्चे। ऐसे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। युग्मक निकालने का तरीका, जितना दिया उसका आधा कर लो। अच्छा, अब मैंने पूछा अगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बताओ। अगुणित कोशिका में बताओ कितने होंगे? हाँ, जितना युग्मक है, अरे युग्मक ही तो अगुणित कोशिका होती है, तो यहां पर 3x इक्वल टू 21 ही होगा। बात समझ में? अगला क्वेश्चन, बेसिक नंबर में बताओ। बेसिक नंबर में गुणसूत्र। बेसिक नंबर इंडिकेट किया जाता है x से। बेसिक नंबर मतलब x। और जब यहां पर x में अगर आपसे पूछा जाए तो यहां x की वैल्यू निकालो। ये बच्चों 6x इक्वल टू 42 है, तो x की वैल्यू 42/6 हो जाएगा। अरे इसके अपॉन में आ जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 7। तो यहां पर x इक्वल टू 7 होगा। तो जो x इक्वल टू 7 आया, ये इसका बेसिक नंबर होता है। अब यहां पर यही एक तरह से एक गुणित कोशिका होती है। एक गुणित कोशिका मतलब मोनोप्लॉइड। इसे इंग्लिश में कहें तो मोनोप्लॉइड। ये मोनोप्लॉइड सेल है और यहां पर मोनोप्लॉइड में x इक्वल टू 7 ही होगा। मोनोप्लॉइड का मतलब एक सेट। मोनोप्लॉइड का मतलब पढ़ा था हमने, एक सेट, और एक सेट में यहां 7 गुणसूत्र है। बात समझ में? अच्छा, जीनोम में पूछा जाए, हाँ जीनोम के अंदर पूछा जाए तो जीनोम निकालने का तरीका होता है, जो इसका बेसिक नंबर है या जो मोनोप्लॉइड सेल है वही इसका जीनोम बनेगा। मतलब जीनोम में भी 7 गुणसूत्र होंगे। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। युग्मक अगुणित कैसे निकालते हैं? जितना दिया उसका आधा कर लो। 6x दिया तो उसका आधा 3x कर लो। लेकिन बेसिक नंबर, मोनोप्लॉइड और जीनोम निकालने का तरीका होता है x निकालो, बिल्कुल x की वैल्यू निकालो, और x की वैल्यू कितनी आई? 7। तो ये तीनों बातें सेम चली और ये दोनों बातें सेम चली। अब यहां बताओ, ये तो है मोनोप्लॉइड और ये है हैप्लॉइड। अगुणित मतलब हैप्लॉइड। तो बताओ मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड यहां बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 21 है और इसमें 7 गुणसूत्र है। यानी मैं लिख सकता हूं एक गुणित कोशिका मतलब मोनोप्लॉइड सेल इज नॉट इक्वल टू हैप्लॉइड सेल। तो यहां मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड सेम नहीं है। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। हैप्लॉइड में हैप्लॉइड शब्द आ जाए तो कैसे निकालोगे? युग्मक में जो गुणसूत्र है वही उसका हैप्लॉइड है। बात समझ में? जो युग्मक में होता है वही उसका हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड अलग चीज होती है और ये वन सेट अलग चीज होती है। वन सेट मतलब मोनोप्लॉइड। तो यहां वन सेट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी आ जाएगी? 7। तो यहां 7 है, यहां 30, यहां 21 है, अलग अलग है। लेकिन बच्चों कई बार हम ये कहते हैं कि अगुणित भी हैप्लॉइड होता है। अगुणित हैप्लॉइड मतलब एक सेट वाला होता है। ये हम कई बार सही मानते भी है, क्योंकि अगर मैं मनुष्य की बात करूं यानी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो ये बातें सब सेम हो जाती है। कैसे? मनुष्य के अंदर, बात को सुनना, मैंने कहा युग्मक में क्रोमोसोम नंबर निकालो। युग्मक मतलब इसका आधा कर दो। ये 2x है तो आधा x मतलब 23 आ गया। अरे ये तो होगा। और जो युग्मक है वही अगुणित कोशिका होती है, तो अगुणित कोशिका में भी 23। अच्छा, बेसिक नंबर तो वैसे ही x होता है, तो x के नंबर निकालोगे तो 23। अच्छा, मोनोप्लॉइड सेल में निकालोगे तो 23, जीनोम निकालोगे तो 23। यहां पर तो युग्मक कहूं, बेसिक नंबर कहूं, जीनोम कहूं, हैप्लॉइड सेल कहूं, गैमिट कहूं, सब सेम ही चल रहा है। अब ज्यादातर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड ही है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं, ये पॉलीप्लॉइड तो बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर डिप्लॉइड ही है, तो इनके अंदर तो सब कुछ सेम है। तो यहां पर आप कह सकते हो अगुणित इज इक्वल टू, एक गुणित इज इक्वल टू अगुणित। मतलब ये हैप्लॉइड और ये बच्चों मोनोप्लॉइड, दोनों में संख्या सेम है, और दोनों में संख्या सेम है, दोनों में संख्या सेम है तो बराबर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन आए मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड कब सही होगा? मतलब दोनों बराबर कब होंगे? जब डिप्लॉइड हो। जैसे अपने अंदर बात की जाए तो हमारे अंदर मोनोप्लॉइड कहो, हैप्लॉइड कहो, सब कुछ सेम ही चलता है। जीनोम कहो, बेसिक नंबर कहो, गैमिट कहो, सब एक ही बात चलती है। हाँ, लेकिन इनमें डिफरेंस कब क्रिएट होगा? जब आप ऐसे पॉलीप्लॉइडी में देखो। पॉलीप्लॉइडी के अंदर बेसिक नंबर अलग बात होती है,
मोनो बेसिक नंबर अलग बात होती है, ये हैप्लॉइड अलग बात होती है। तो जो बात यहां मैंने आपको समझाई ये ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन यहां पर ऐसे दे दिया 8x = 56 है, बताओ इसके गैमीट में गुणसूत्र कितने होंगे युग्मक में। अब युग्मक निकालना है तो कैसे निकालोगे, हाँ जो दिया उसका आधा कर दो, तो यहां आधा कितना आ जाएगा 4x = इसका आधा कर दो तो ये 28 हो जाएगा, और ये 4x = 28 ये इसका गैमीट हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो गैमीट निकालने का तरीका क्या होता है, जो दिया उसका आधा कर लो, वो गैमीट निकालने का तरीका होता है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर ध्यान रखना, मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड में तो सेम ही चलते हैं, लेकिन पॉलीप्लॉइड में ये बातें अलग अलग रहती है। मैं इस तरह की बातों पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और बच्चे गलती बहुत करते हैं इन क्वेश्चनों में। तो आप लोग इनको बहुत ध्यान समझो, है छोटी बातें लेकिन बच्चे इसमें मिस्टेक बहुत करते हैं, बहुत गलतियां करके आते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से एक एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि मोनोप्लॉइड किसको कहते हैं, हैप्लॉइड किसको कहते हैं। मोनोप्लॉइड का मतलब एक सेट और हैप्लॉइड अगुणित का मतलब होता है युग्मक वाला। बात समझ में, जो बातें यहां समझाई क्लियर हुई। पॉलीप्लॉइडी अगर हम डिवाइड करें बहुगुणिता, तो ये प्लांट के अंदर सम संख्या वाली भी हो सकती है, अरे हो सकती है, और ऐसे यहां सम संख्या मतलब 4x 6x 8x, इसी तरह से यहां पर ये विषम संख्या वाली भी हो सकती हैं, जैसे 3x 5x 7x, मतलब सम संख्या वाली भी मिल सकती है और ऐसे विषम संख्या वाली भी मिल सकती है, दोनों तरह की हो सकती है। अब इन दोनों पर कुछ बातें अप्लाई करें, मैं आपसे पूछ रहा हूं ढंग से बताना। सम संख्या है ये युग्मक 4x 6x 8x, इनके अंदर मियोसिस होगा या नहीं होगा, इतना बताओ सबसे पहले तो। हाँ, सम संख्या है तो अर्धसूत्रण होगा, अरे मियोसिस होगा, और मियोसिस कर पा रहे हैं तो ये यहां पर युग्मक बना पाएंगे। मतलब यहां पे बच्चों ऐसे मेल गैमिट फीमेल गैमिट बनेंगे, गैमिट बन गए, और गैमिट बन गए तो इनका निषेचन होगा, यानी यहां पर ये निषेचन करेंगे, मतलब फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल होते हैं, सदा प्रजनन क्षम होते, फर्टाइल होते। अच्छा, फर्टाइल है मतलब ये लैंगिक जनन कर पा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अच्छा, और जब ये लैंगिक जनन होगा तो फाइनली बीज बनेगा, मतलब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, अल्टीमेटली बन गया यहां पर, ये बच्चों यहां पे बन जाएगा फ्रूट, फल, और इस फल के अंदर बैठे होंगे यहां पर ऐसे सीड मतलब बीज। तो जैसे इनका निषेचन हुआ, जायगोट बना, फ्रूट बना, उस फ्रूट के अंदर क्या लग जाएंगे, सीड लगे होंगे, तो इनके अंदर बीज बनते हैं। तो हमने क्या सीखा, जो भी सम संख्या वाले पॉलीप्लॉइड प्लांट है, सम संख्या वाले पॉलीप्लॉइड प्लांट है, उनके अंदर मियोसिस होगा, युग्मक बनेंगे, लैंगिक प्रजनन हो रहा है, मतलब ये बीज बनाने में सक्षम होते हैं, इनके अंदर बीज बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विषम संख्या वालों की, विषम संख्या है तो मियोसिस नहीं होता है, और जब मियोसिस नहीं होता है तो युग्मक नहीं बना पाते, और जब ये युग्मक ही नहीं बन पाए, युग्मक नहीं बन पाए तो इसका मतलब ये स्टेराइल है। अरे जो युग्मक बना पाएगा वही तो फर्टाइल होगा, युग्मक नहीं बना पा रहे, मियोसिस नहीं हो रहा है, तो ये स्टेराइल हो जाएंगे, और ये स्टेराइल है तो इनमें लैंगिक प्रजनन नहीं हो रहा है, और लैंगिक प्रजनन नहीं हो रहा है मतलब जब ये लैंगिक प्रजनन नहीं हो रहा है तो इनमें बीज का निर्माण नहीं होगा, यहां बच्चों सीड्स का निर्माण नहीं होता है, ये बीज नहीं बना पाते। लेकिन अनिषेचक फलन मतलब पार्थेनोकार्पी के द्वारा बीज का निर्माण कर सकते हैं, के द्वारा बीज रहित फल का निर्माण कर सकते हैं। बीज रहित फल मतलब इनमें बीज नहीं बनते, लेकिन ऐसे फल बना सकते हैं जिनके अंदर बीज नहीं होते। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, केला, बनाना, बनाना फल है लेकिन उसके अंदर बीज कहाँ होते, बीज नहीं होते, वो किसकी मदद से बन गए, अनिषेक फलन से। तो जो भी टिप्लोइड वाले प्लांट होते हैं, टिप्लोइड मतलब विषम संख्या वाले, जो भी विषम संख्या वाले होते हैं, इनमें बीज का निर्माण नहीं होता क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ, गैमेट्स नहीं बने, लेकिन ये फल का निर्माण तो कर सकते हैं, फल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे बनाना की बात करें, ग्रेप्स की बात करें, अंगूर, अंगूर एक फल है लेकिन उसके अंदर बीज नहीं होते, तो यहां इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं केला तथा बीज रहित अंगूर। ये बच्चों एक तरह से ऐसे पॉलीप्लॉइड प्लांट है जिनमें विषम संख्या होती है। जो बात समझाई अब इसको मैं समराइज कर लूं। पॉलीप्लॉइडी दो तरह की, सम संख्या, विषम संख्या। सम वाले फर्टाइल है, गैमिट बनाते हैं, बीज बनाते हैं। विषम वाले फर्टाइल नहीं होते, गैमिट्स नहीं बना पाते, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाता, लेकिन ये हाँ बीज का निर्माण तो नहीं कर पाते,
फल जरूर बना सकते हैं, फल तो बना सकते हैं, और वो भी किसकी मदद से? पार्थेनोकार्पी की मदद से। ये जो बात यहां समझा रहे हैं, क्लियर हुई? ये जो पॉलीप्लोइडी हम समझ रहे हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। पॉलीप्लोइडी का उदाहरण लेने के लिए हमने यहां पर ये सबसे पहले लिया गेहूं को, वीट। ये जो वीट है, इस वीट के अंदर, वीट का बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम सटाइवम, जिसके अंदर 6x = 42 क्रोमोसोम है। हम एक पॉलीप्लोइडिक प्लांट तैयार करने जा रहे हैं। अब हमने एक तो गेहूं ले लिया, और यहां पे बच्चों हम इसका क्रॉस कराएंगे राई के साथ। राई का बॉटनिकल नेम होता है सिकेल सीरियल, जिसके अंदर 2x = 14 क्रोमोसोम होते हैं। 2x = 14 क्रोमोसोम है। अब बच्चों हमें इन दोनों का क्रॉस करना है। किस किस का? ट्रिटिकेल मतलब गेहूं का और राई का। गेहूं और राई का क्रॉस करा के अब हम एक नया प्लांट, पॉलीप्लोइड प्लांट तैयार करने जा रहे हैं। कैसे ये पॉलीप्लोइड प्लांट तैयार होता है, अच्छे समझिएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। गेहूं में सबसे पहले यहां पर 6x कंडीशन है, तो मुझे इतना बताओ, ये गैमिड बना पाएगा या नहीं बना पाएगा? 6x है, हाँ, मियोसिस होगा इसके अंदर, यहां पे बच्चों मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो गैमिट का निर्माण होगा। अब इस गैमिट में गुणसूत्र आप बताएंगे। हाँ, यहां 6x है तो यहां आ जाएंगे 3x = 21। अच्छा, 3x = 21 मतलब 3x 3 सेट है, और 3 सेट में टोटल 21 क्रोमोसोम है। इसको बच्चों आप ऐसे समझ सकते हो, सेल बनाई गैमिट वाली, इसके अंदर यहां पर ये एक सेट 7 क्रोमोसोम का, दूसरा सेट 7 क्रोमोसोम का, तीसरा सेट 7 क्रोमोसोम का, 7 और 7 14 और 7 21। तो ये x, ये x और ये x, कितने x हो गए? वेरी गुड, 3x। तो ये बच्चों 3x = 21, और एक x के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 7 है। तो यहां पर ये बच्चों गैमिट का निर्माण हुआ। किसमें? हाँ, यहां पर गैमिट बना दिए गेहूं के अंदर। अब बच्चों हम राई की बात करें, राई के अंदर भी अर्धसूत्रण होगा, क्योंकि ये भी डिप्लॉइड है, अरे मियोसिस होगा, और यहां पे बनेगा युग्मक। इस युग्मक के गुणसूत्र आप बताओ, आधा कर दो, सीधी सी बात है, तो x = 7 आ जाएगा। x = 7 मतलब ये एक सेल बनी जिसमें एक ही सेट है, और ये पूरे सेट में टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? x = 7। ये x = 7 है। अब बच्चों इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करना है। निषेचन हमेशा युग्मकों में होता है, तो ये दोनों युग्मक फर्टाइल होंगे। जैसे यहां पर दोनों युग्मक का फर्टिलाइजेशन होगा, इधर से 3 है, ध्यान से देखो सभी, इधर x है, 3 उधर से आया, 1 इधर से आया, टोटल वेरी गुड 4x, और यहां पर ये 4x = 28 वाली सेल बनाई। अरे बात समझ में? अब ये जो 4x = 28 वाली सेल बनी है, ये भी एक तरह का पॉलीप्लोइड है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होकर प्लांट तैयार हो गया। अब आपसे क्वेश्चन, ये प्लांट जो बना है 4x वाला, फर्टाइल होगा या स्टेराइल होगा? हाँ, जननक्षम होगा या बंध्य होगा? ये आपको पता करना है, दिमाग लगा के बताना। क्या दिख रहा है? 4x, तो बताओ फर्टाइल स्टेराइल? हाँ, ये 4x दिख रहा है, इसका मतलब ये, यस, 4x दिखते हुए भी ये स्टेराइल होता है। बड़ी अजीब बात है, 4x से तब तो फर्टाइल होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये स्टेराइल होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों इसलिए होता है, इसके तो हो गए 3 सेट, इधर से तो आ गए 3 सेट, अब इसका सेट भी इसके साथ जाके यहां पर ऐसे मर्ज हो गया। अच्छा, ये 3 और 1 टोटल 4 हो गए ना, 4x हो गए। अब यहां जब मियोसिस होगा, क्या पढ़ा था हमने? मियोसिस करते टाइम होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़ा बनाएंगे। तो यहां पर जब जोड़ा बनेगा तो आप बताओ, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3 जोड़ा बना लेंगे। अब ये वाला 1 जो है ये तो गेहूं का है, और ये रेड वाला 1 ये तो राई का है। मतलब ये 1 1 आपस में समझात नहीं है, क्योंकि एक गेहूं का है और एक राई का है, तो इनमें जोड़े का निर्माण नहीं होगा। और जब जोड़े का निर्माण नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगी, और जब पेयरिंग नहीं होगी तो मियोसिस हो ही नहीं सकता। तो बहुत अच्छे सीखना बेटे, 4x होते हुए भी ये दोनों मिला के कितना है? 4x होते हुए भी ये स्टेराइल है, क्योंकि बच्चों इसके 3 सेट है और इसका 1 सेट है, सेट इक्वल नहीं है, और सेट इक्वल नहीं होने की वजह से यहां प्रॉपर मियोसिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर इनमें पेयरिंग नहीं हो पाती, और जब जोड़ा नहीं बन पाता, पेयरिंग नहीं हो पाती, तो इसके अंदर मियोसिस हो ही नहीं सकता। मियोसिस नहीं हो सकता तो गैमेट नहीं बनते, इसीलिए स्टेराइल होता है। बात समझ में? बच्चे यही परेशान होते हैं कि अभी तो कह रहे थे कि 4x वाला फर्टाइल होता है, यहां स्टेराइल क्यों कर दिया? क्योंकि जोड़े अनइक्वल थे। अब बच्चों इसको फर्टाइल तो बनाना है,
तो फर्टाइल बनाने के लिए अब इसके ऊपर एक केमिकल डाला गया कोल्चिसिन, मतलब यहां पर इसके ऊपर अब केमिकल डाल दिया कोल्चिसिन। कोल्चिसिन डालते ही कोल्चिसिन की वजह से प्लोइडी की नंबर डबल हो जाती है। डबल से मतलब यह है कि अगर ये 4x है तो 4x का डबल हो जाएगा और ये डबल होकर यहां पे हो जाएगा 8x, और ये 8x वाला जो प्लांट अब बना है इसे कहा जाता है ट्रिटिकेल। क्या नाम देंगे? ट्रिटिकेल। और ये ट्रिटिकेल यहां पर फर्टाइल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है, ट्रिटिकेल ये पूछा जा चुका है, ट्रिटिकेल किस किस के क्रॉस से बनता है? तो ट्रिटिकेल वीट, गेहूं और राई के क्रॉस से बनता है। तो गेहूं और राई का क्रॉस करा के ऐसे ट्रिटिकेल का निर्माण किया गया, ये निर्माण किया गया है। और ये जो आर्टिफिशियल प्लांट बनाया गया था ऐसे निर्माण करके, ये एक तरह से बहुगुणिता का बहुत अच्छा उदाहरण है। स्टार्टिंग में जब बना था ये 4x बना था, लेकिन 4x की प्रॉब्लम क्या थी? ये स्टेराइल था। तो इसको फर्टाइल बनाने के लिए कोल्चिसिन डाला गया, और कोल्चिसिन डालते इसकी प्लोइडी डबल हो जाती है। अच्छा, कोल्चिसिन डालने से इसकी प्लोइडी डबल हो गई तो ये फर्टाइल हो गया। कैसे हो गया उस बात को मैं आपको समझा देता हूं। ये बच्चों सेल थी, ये 3 सेट थे, कोल्चिसिन ने इसको डबल करके 6 कर दिया। कोल्चिसिन मतलब डबल सेट करा देता है। अच्छा, ये गेहूं का टोटल ये तो 6x = 42 हो गए। ये बच्चों राई का एक सेट था, गेहूं इसके ऊपर कोल्चिसिन डालते ही ये डबल हो गए और ये 2x हो गया। अब जोड़े बनाए, 1-1 का जोड़ा, 2-2 का जोड़ा, इधर इन 1-1 का जोड़ा, इधर इन 1-1 का जोड़ा, तो ये 1-1 भी तो जोड़ा कर पाएंगे। अब इस बार प्रॉपर जोड़े बन रहे हैं, और प्रॉपर जोड़े बन रहे हैं तो ये फर्टाइल हो गया। अब इधर 6 इधर 2, टोटल गिनो, यस 8x, और ये 8x वाला जो ट्रिटिकेल बना था ये फर्टाइल होता है। तो कोल्चिसिन डालने से इनके जोड़े डबल कर दिए, सेट डबल कर दिए, ताकि ये फर्टाइल बन पाए। तो कोल्चिसिन डालने का उद्देश्य समझ में आया बच्चों? हाँ, फर्टाइल बनाने के लिए सारा काम किया गया। क्वेश्चन फिर सुनना, पॉलीप्लोइडी का उदाहरण बताओ। तो पॉलीप्लोइडी का सबसे बेस्ट उदाहरण होता है ट्रिटिकेल। कैसे बनाया गया? वीट, राई क्रॉस करा के ट्रिटिकेल का निर्माण हुआ। स्टार्टिंग में 4x बना, लेकिन वो स्टेराइल था, डबल किया गया, 8x बनाया गया। डबल करने का फायदा यह था ताकि ये फर्टाइल हो पाए। जो बातें यहां सिखाई गई क्लियर हुई? अभी बच्चों मैंने आप लोगों को पॉलीप्लोइडी के बारे में सब समझा दिया। अपने मॉड्यूल में जहां म्यूटेशन लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिखा हुआ है, ये सारे वहीं की बातें मैंने आपको सिखाई है, कोई अलग नहीं सिखाई, मॉड्यूल की ही बातें। पॉलीप्लोइडी में हाँ डायग्राम से हमने सिखा है। तो पॉलीप्लोइडी क्या होता है एक बार फिर मैं आपसे पूछता हूं, 2 से ज्यादा सेट का होना पॉलीप्लोइडी। पॉलीप्लोइडी 2 तरह से हो सकती है, सम संख्या वाली भी हो सकती है, विषम संख्या वाली होती है। सम वाले फर्टाइल होते हैं, विषम वाले स्टेराइल होते हैं। क्लियर? और पॉलीप्लोइडी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ाया गया ट्रिटिकेल, जो कि वीट और राई के क्रॉस से बना है। जो बातें पॉलीप्लोइडी की समझे क्लियर हुई बच्चों इतनी? म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल में जो भी अचानक परिवर्तन आ जाए, सडन चेंजेस आ जाए, तो उन्हीं अचानक आने वाले परिवर्तनों को ही म्यूटेशन कहा जाता है। तो म्यूटेशन होता है आनुवांशिक पदार्थ में होने वाला वंशागत परिवर्तन, और यह भी अचानक होता है। अचानक से कोई वंशागत परिवर्तन आ जाए तो उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, जैसे मान लीजिए बच्चों ये डीएनए है, समझाने के लिए डीएनए को ड्रॉ किया। अब इस डीएनए पर यहां पर कोई चेंज हो गया। अब जहां ये चेंज हो गया एक तरह से यहीं पर क्या हो गया? ये म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन हो गया तो इस म्यूटेशन की वजह से कई बार आरएनए में गड़बड़ होगी, क्योंकि यहां गड़बड़ है तो आरएनए में गड़बड़ी होगी। आरएनए गड़बड़ बनेंगे तो प्रोटीन में मिस्टेक होगी। अरे आरएनए गड़बड़ है तो इससे अल्टीमेटली बनता तो प्रोटीन ही है, तो प्रोटीन में मिस्टेक आएगी। तो आरएनए में मिस्टेक आई, प्रोटीन में मिस्टेक आई, तो इससे बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। तो म्यूटेशन होने से प्रोटीन में मिस्टेक आती है, बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम चालू होते हैं। मतलब ये कई बार हानिकारक है। म्यूटेशन देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम नुकसान ही करते हैं। ज़्यादातर टाइम हमें नुकसान ही करेंगे, ये हमें कुछ ना कुछ रोक करते हैं। हाँ, सम टाइम कभी कभी ये फायदा दे सकते हैं। ज़्यादातर टाइम नुकसान करते हैं, कभी कभी ये फायदा दे सकते हैं। अच्छा, कभी कभी कब फायदा दे सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा अभी कि कब म्यूटेशन से हमें फायदा हो जाए। कुछ नहीं कहा जाए तो आप क्या बताओगे? म्यूटेशन से मैक्सिमम टाइम नुकसान होता है, क्योंकि इन्हीं से ही कई तरह के रोग होते हैं, इन्हीं से बहुत सारे रोग किए जाते हैं। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन असतत विभिन्नताओं का स्रोत है। अब सोचिए, जब ये म्यूटेशन हुआ, मैंने कहा ना अचानक से होता है, अचानक हुआ तो प्रोटीन में गड़बड़ आएगी, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। अगर ये चेंजेस हर पीढ़ी में चलते गए,
अचानक ये हर पीढ़ी में चलते गए तो इसी से ही असतत विभिन्नता आएगी। दो तरह की विभिन्नता चलती है, सतत और असतत। सतत का मतलब होता है जो हर पीढ़ी में दिखती जाए, थोड़ी थोड़ी हर पीढ़ी में दिखती जाए, जो क्रॉसिंग ओवर से आती है। और अचानक से जब कोई आता है तो वो कहलाता है असतत, और ये म्यूटेशन के कारण होता है। मान लीजिए बच्चों, कोई एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी नोज पीछे की तरफ होगी, ऐसा कभी नहीं हुआ, अचानक से ऐसा पैदा हुआ है कि जिसकी नाक पीछे की तरफ लगी हुई है, तो ये अचानक आई, तो ये एक तरह की असतत विभिन्नता है। और इसके आने के पीछे रीजन क्या होता है? उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन असतत विभिन्नताओं का स्रोत होता है, इससे अचानक कुछ न कुछ वेरिएशन आ जाती है। उत्परिवर्तन दो तरह की सेल में देखा जा सकता है, ये जनिक सेल में भी हो सकता है और ये कायिक उत्परिवर्तन मतलब कायिक सेल में भी हो सकता है। म्यूटेशन दो तरह की सेल में होता है, बॉडी की जनिक सेल में भी हो सकता है और कायिक सेल में भी हो सकता है। अब बच्चों, जनिक और कायिक सेल से यहां पर क्या मतलब है, इन बातों को बहुत अच्छे से हम समझे। मान लीजिए बच्चों, ये सेल है, ये यहां पर कोई सेल है, और ये सेल यहां पर फाइनली ऐसे यहां पर गैमिट का निर्माण कर रही है, युग्मक का निर्माण कर रही है। ये सेल किसका निर्माण कर रही है? गैमिट, युग्मक का। अच्छा, ये जो गैमिट बनाने वाली सेल होती है, इसी सेल को जननिक सेल कहा जाता है। मतलब ये सेल क्या नाम दिया जाएगा? जननिक सेल। यही बच्चों जननिक सेल जर्मिनल सेल होती है। तो जर्मिनल सेल किसको कहा जाता है? जो गैमिट बनाती है। अच्छा, फिर ये गैमिट क्या करते हैं? अगली पीढ़ी लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्हीं से बच्चों अगली पीढ़ी का निर्माण हो जाता है, अगली जनरेशन आ जाती है। तो यहां देखो, जननिक सेल से गैमिट का निर्माण होता है और गैमिट से अगली पीढ़ी आ जाती है। अब सोचो, अगर इन जननिक सेल में म्यूटेशन हो जाए तो गैमिट में जाएगा, और गैमिट में जाएगा तो अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होगा। मतलब ये विभिन्नता अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। तो जनिक उत्परिवर्तन की खास बात ये होती है, जनन कोशिकाओं में होती है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, मतलब ये वंशानुगत होती है। वंशानुगत मतलब अगले वंश में, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है, ये वंशानुगत टाइप की होती है। बात समझ में? अगले नंबर पे लेते हैं कायिक उत्परिवर्तन। कायिक उत्परिवर्तन मतलब कायिक कोशिका, जैसे अपनी स्किन की सेल। ये स्किन की सेल कैसी होती हैं? कायिक सेल होती है, सोमेटिक सेल होती है। यहां युग्मक नहीं बनते। बॉडी की मैक्सिमम सेल, याद रखना बच्चों, कायिक ही है, मैक्सिमम सेल कायिक है। जनिक सेल तो वो है जहां पर गैमिट का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण हो रहा है, वो जनिक सेल है। बाकी सारी कायिक ही है। स्किन की सेल पूछूं तो कायिक। अब बच्चों, यहां पर गैमिट का निर्माण नहीं होता, और जब गैमिट का निर्माण नहीं होता तो ये कोशिकाएं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। यानी हम कह सकते हैं कायिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है, सामान्यतः अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर ही नहीं होते। और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते तो सामान्यतया वंशानुगत नहीं होती है। अगली पीढ़ी में नहीं जा रहे मतलब वंशानुगत नहीं होती है, नॉन इनहेरिटेबल होती है, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन कायिक उत्परिवर्तन एक केस में अगली पीढ़ी में चला जाता है, कायिक प्रवर्धन के टाइम पर। कायिक प्रवर्धन के टाइम पर यह वंशागत हो सकती है। अच्छा, कायिक परिवर्धन से क्या मतलब होता है, इस बात को आपको यहां समझाते हैं। कायिक परिवर्धन से मतलब यह होता है, जैसे बच्चों यहां पर यह एक प्लांट है, अब इस प्लांट का एक पार्ट यहां से कट किया और इस पार्ट को कट करके यहां लगा दिया, इससे फिर एक नया प्लांट यहां पर ऐसे ये तैयार हो गया। अब बताओ, यहां पर ये सेल कायिक सेल थी और इस कायिक सेल के अंदर यहां पर यह उत्परिवर्तन हो गया। बताओ उत्परिवर्तन कहां हुआ? कायिक सेल में। अब इस पार्ट को कट किया और इसको उठा के जमीन में लगा दिया। प्लांट में करते ही, स्पेशली आपने गुलाब में देखा भी होगा कि उसका एक तना काटते हैं और तना काट के फिर जमीन में लगा देते हैं, जिसको कहते हैं ना कलम लगाना। तो यहां पर इसकी कलम काटी, लगा दी। अच्छा, यहां उत्परिवर्तन था तो ये पार्ट जब यहां लगा तो यहां भी जाएगा, इसकी मान लो फिर कलम कट करके लगाओगे तो अगली बार फिर जाएगा। तो हर पीढ़ी में ऐसे ट्रांसफर होता जाएगा। तो कायिक परिवर्धन के टाइम पर यह बच्चों स्थानांतरण हो सकता है। एक बार फिर सुनना, कायिक उत्परिवर्तन सामान्यतः वंशानुगत नहीं होते, लेकिन इस केस में वंशानुगत हो जाते। किस केस में बच्चों? कायिक परिवर्धन के केस में यह वंशानुगत हो सकते हैं। बात समझ में? तो दो तरह की कोशिकाएं हैं, जनिक उत्परिवर्तन वाली और कायिक। क्या हमने सीखा? एक आउटलाइन फिर दे रहा हूं। बॉडी में दो तरह की सेल, सोमेटिक और जर्मिनल। स्किन की सेल सोमेटिक मतलब कायिक है, जर्मिनल जो गैमेट बनाती है। गैमेट बनाने वाला उत्परिवर्तन जो होगा वो अगली पीढ़ी में जाएगा, लेकिन सोमेटिक वाला अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि गैमेट नहीं बनते। अच्छा, मान लीजिए स्किन में म्यूटेशन हो गया तो ये बच्चों में तो ट्रांसफर होगा नहीं, तो फिर क्या होगा?
जैसे इस पर्सन की डेथ होगी ये म्यूटेशन खत्म हो जाता है। मतलब ये अगली पीढ़ी में नहीं जाता, पर्सन की डेथ के साथ ये खत्म हो जाता है। लेकिन कायिक परिवर्तन के केस में ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो जाता है। जो बात यहां समझाई गई, क्लियर हुई। म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन शब्द देने वाले साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज साइंटिस्ट ने सबसे पहले म्यूटेशन शब्द दिया था। अच्छा, इन्होंने ओइनोथेरा लेमार्कियाना जिसे इवनिंग प्राइमरोज भी कहा जाता है, पादप में उत्परिवर्तन का अध्ययन किया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन शब्द किसने दिया? ह्यूगो डी व्रीज ने। किस प्रकार ही किया? ओइनोथेरा लेमार्कियाना पर, और यह म्यूटेशन शब्द दिया था। क्लियर। अच्छा, म्यूटेशन को सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक थे सेथ राइट। ये वैज्ञानिक ने कह के हम कहें कि बस एक पर्सन थे जिन्होंने म्यूटेशन पहली बार देखा था। ये कोई एक तरह से वैज्ञानिक नहीं थे बेटे। अच्छा, ये क्या करते थे? इनके पास बहुत सारी भेड़ें थी, शिप थी। ये दिन भर ऐसे शिप को घुमाए फिराया करते थे। इन्होंने ये देखा कि इनके पास जितनी भी शिप थी, जितनी भी भेड़ थी, सबकी टांगें लंबी हुआ करती थी। जितनी भी भेड़ थी सबकी टांगें लंबी। लेकिन अचानक इस पॉपुलेशन में, इस जनसंख्या में ऐसी भीड़ उन्होंने देखने को मिली जिसकी टांगें छोटी थी। और अचानक जब देखने को मिलता है तो उसी को हम कह सकते हैं म्यूटेशन। तो सेथ राइट ने सबसे पहले म्यूटेशन को देखा था। इन्होंने लंबी टांगों की भेड़ों की आबादी में कुछ छोटी टांगे वाली भेड़ी देखी और उनको नाम दिया था एंकॉन शिप। जैसे ये लंबी टांगे वाली है, ये लंबी टांगे वाली, ज्यादातर सामान्य भेड़े लंबी टांगे वाली, लेकिन एक शिप ऐसे दिखी थी जिसकी टांगे बहुत छोटी थी और ऐसी शिप का नाम दिया गया एंकॉन शिप, एंकॉन भेड़। अच्छा, और ये अचानक से दिखी थी क्योंकि इतनी सारी भीड़ में कभी नहीं दिखा था, अचानक दिखा था। और जब अचानक दिखता है तो म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को पहली बार देखने वाले सेथ राइट थे। हाँ, सेथ राइट ने इसको देखा था लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझा नहीं पाए थे। बाद में इस म्यूटेशन शब्द देने वाले तो ह्यूगो डी व्रीज थे। बात समझ में? तो सेथ राइट ने क्या किया? भेड़ों की पॉपुलेशन में देखा, ज्यादातर की टांगे लंबी थी, अचानक छोटी टांगों वाली दिखी थी और उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? एंकॉन शिप नाम दिया था। क्लियर। अगले साइंटिस्ट बीडल एंड टेटम। बीडल एंड टेटम ने न्यूरोस्पोरा पर कार्य किया था, न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा पर इन्होंने म्यूटेशन को उत्परिवर्तित करने के लिए यूवी रेज या एक्स रेज का यूज किया था। मतलब म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए यूवी रेज, एक्स रेज का उपयोग किया था। अच्छा, बीडल एंड टेटम ने फिर एक कंसेप्ट दिया था, एक जीन एक एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना। तो वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना देने वाले वैज्ञानिक बीडल एंड टेटम थे। बीडल एंड टेटम ने न्यूरोस्पोरा पर कार्य किया था। न्यूरोस्पोरा एक अगुणित कवक है। अगुणित मतलब हैप्लॉइड। और अगुणित का सबसे बड़ा फायदा होता है उत्परिवर्तन में ये अगुणित कवक सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। बीडल एंड टेटम ने न्यूरोस्पोरा पर कार्य किया था जो कि कवक फंगस है। और फंगस भी किस नेचर की है? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड होने से फायदा यह होता है कि इसमें उत्परिवर्तन का आसानी से हम अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा, अध्ययन करना क्यों आसान है समझिएगा। थोड़ी सी हम जेनेटिक्स अप्लाई करते हैं। जेनेटिक्स आगे डिटेल में समझते भी हैं, अभी इतना ध्यान दो। मान लीजिए यहां पर यह प्लांट है। इस प्लांट के अंदर यहां पर एक कैपिटल टी एलील है और एक स्मॉल टी एलील है। बताओ कितने एलील हो गए? 2। अच्छा, 2 एलील है मतलब ये डिप्लॉइड है। एलील क्या होता है ये सब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। अभी बस इतना ध्यान दो, इतना शायद आइडिया भी हो आप लोगों को। एक टी है, एक स्मॉल टी है। ये जो स्मॉल टी बना है ये उत्परिवर्तन के कारण बना। ये उत्परिवर्तन के कारण यहां पर डेवलप हुआ, उत्परिवर्तन की वजह से। स्मॉल टी किसकी वजह से डेवलप हुआ? म्यूटेशन की वजह से। यहां बच्चों ये म्यूटेशन की वजह से ऐसे यहां पर डेवलप हुआ था, म्यूटेशन की वजह से डेवलप हुआ। अब बच्चों यहां पर अगर इस प्लांट को देखा जाए तो कैपिटल टी का काम था टॉल बनाना, स्मॉल टी का काम होता है द्वार बनाना, लेकिन फिर भी ये पौधा टॉल ही बनता है। मतलब इस कैपिटल टी की वजह से पौधा टॉल बनता है। ये उत्परिवर्तन वाला एलील, ये जो उत्परिवर्तन वाला एलील है अपने आप को यहां शो नहीं कर पाता, अपने आप को दर्शा नहीं पाता, क्योंकि डिप्लॉइड में एक डोमिनेंट एलील बैठा है। और जब तक ये डोमिनेंट एलील बैठा है ये उत्परिवर्तित एलील अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता। लेकिन अगर मान लीजिए हम हैप्लॉइड की बात करें, हैप्लॉइड की बात करें तो हैप्लॉइड में या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा, दोनों में से कोई एक होगा, एक होगा। तो ये वाला तो बन जाएगा टॉल और ये वाला बन जाएगा ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब छोटा। और यहां पर इसने ड्वार्फ बनाया, मतलब ये उत्परिवर्तन यहां शो हो रहा है।
यहां तो शो हो रहा है, बताओ यहां शो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि डोमिनेंट एलील कैपिटल टी बैठा था। तो बताओ म्यूटेशन के अध्ययन डिप्लॉइड में करना आसान है या हैप्लॉइड में? हैप्लॉइड में। न्यूरोस्पोरा की खास बात यह होती है कि यह भी हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड होने से फायदा यह होता है म्यूटेशन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। बात समझ में? किसे माना जाता है? हैप्लॉइड को, क्योंकि हैप्लॉइड में एक एलील होता है जो अपने आप को आसानी से शो करता है, डिप्लॉइड में दिक्कत आ जाती है। क्लियर हुआ बेटे? बीडल एंड टेटम ने कैसे म्यूटेशन को उत्परिवर्तित किया होगा उस बातों को और डिटेल में हम समझे। बीडल एंड टेटम की बात समझ रहे। इन्होंने बच्चों सबसे पहले सामान्य न्यूरोस्पोरा को लिया, जिसको हम वन्य न्यूरोस्पोरा भी कह सकते हैं। इन वन्य न्यूरोस्पोरा को प्रोटोट्रोप्स के नाम से जानते हैं, जिसको समझाने के लिए पी से लिख दिया। प्रोटोट्रोप किससे लिख दिया बच्चों? पी से। अब इसके अंदर कर दिया गया यूवीरेज का म्यूटेशन, यूवीरेज डाल के उत्परिवर्तन कराया गया, और जैसे उत्परिवर्तन किया यह बन गया उत्परिवर्तित न्यूरोस्पोरा, म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा। यह कैसा है? सामान्य, और ये म्यूटेंट। इस म्यूटेंट वाले को नाम दिया जाता है ऑक्सोट्रोप, जिसको समझाने के लिए ए से प्रदर्शित किया। एक बार फिर सुनो, सामान्य न्यूरोस्पोरा प्रोटोट्रोप कहलाता है, जिसको पी से कहते हैं। यह वन्य टाइप, वाइल्ड टाइप का होता है। यूवी रेस डालने के बाद बना उत्परिवर्तित म्यूटेंट, और इसको नाम दिया गया ऑक्सोट्रोप, जिसको ए से लिखा गया। अब बच्चों यहां पर क्या किया गया? सबसे पहले यहां पर एक न्यून पोषण माध्यम लिया गया। न्यून पोषक माध्यम का मतलब होता है जिसमें कम से कम केमिकल डाल के कोशिका की वृद्धि कराते हैं। यहां कोशिका की वृद्धि तो कराएंगे, लेकिन केमिकल बहुत कम डालेंगे। अच्छा, यहां पर ये प्रोटोट्रोप को भी रखा और इस ऑक्सोट्रोप को भी रखा, दोनों को उठा के इस कल्चर माध्यम पे डाल दिया। डालने के बाद बीडल टोटम देखते हैं कि ये प्रोटोट्रोप वाला यहां अपनी संख्या आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, यानी प्रोटोट्रोप वाला वृद्धि कर गया। संख्या बढ़ गई मतलब वृद्धि कर गया, लेकिन ये ऑक्सोट्रोप वाला मर जाता है। न्यून पोषक माध्यम पर जो वृद्धि कर गया उसका नाम बोलो। हाँ बोलो, हाँ प्रोटोट्रोप। और जो ये मर गया उसका नाम ऑक्सोट्रोप। ये क्वेश्चन आता है, न्यून पोषक माध्यम पे कौन मर जाता है? ऑक्सोट्रोप। और जो वृद्धि कर जाता है उसका नाम प्रोटोट्रोप होता है। क्लियर? बीडल टेटम चाहते थे कि इसको भी वृद्धि कराया जाए, मतलब इसको भी, जो ऑक्सोट्रोप मरा है इसको भी वृद्धि कराया जाए। तो पहले उन्होंने ये सोचा कि ये मरा क्यों, ऐसा क्या हुआ कि इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ इसलिए हुई होगी क्योंकि बच्चों मान लीजिए जीन है, इस जीन से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और यही प्रोटीन एंजाइम से उत्पाद बनता है। अब सपोज करो इस जीन में इन्होंने क्या करा दिया, यूवी रेस डालकर म्यूटेशन कराया, उत्परिवर्तन कराया। जैसे ये उत्परिवर्तन हुआ जीन में गड़बड़ हुई, आरएनए प्रॉपर नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो उत्पाद नहीं बनेगा। तो गड़बड़ ये हो रही थी कि इसमें कुछ ना कुछ उत्पाद नहीं बन पा रहा होगा। और उत्पाद क्यों नहीं बन पा रहा होगा? क्योंकि इस उत्पाद को बनाने वाली जीन में म्यूटेशन हो गया। उत्पाद को बनाने वाली जीन में म्यूटेशन हो गया, इसलिए यह वृद्धि नहीं कर पा रहा था। अब वो चाहते थे कि इसको वृद्धि कराया जाए, तो वृद्धि कराने के लिए कहीं ना कहीं इस उत्पाद को मिलाना पड़ेगा, इस उत्पाद को मिलाना पड़ेगा। अब उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। यहां पर उन्होंने क्या किया, न्यून माध्यम तो लिया, जैसा यहां था सेम लिया। अब इसमें उन्होंने विशिष्ट पोषण, विशिष्ट उत्पाद मिलाने चालू किए। अच्छा, इन्हें बच्चों इन्हें इस कल्चर मीडियम में कभी यहां पर मिलाया सुक्रोज, कभी मिला दिया फ्रक्टोज, कभी लैक्टोज, ऐसे अलग अलग मिलाए गए। अच्छा, जब यहां पर इनको मिला के इनको वृद्धि कराई गई तब भी इसकी यहां पर डेथ हो जाती थी। अलग अलग उत्पाद मिलाए गए तब भी डेथ हो गई। एक बार इन्होंने क्या किया, बीडल एंड टेटम में न्यून माध्यम के ऊपर एक्स्ट्रा मिलाया गया आर्जिनिन। क्या मिलाया? आर्जिनिन। और आर्जिनिन डालते ही ये देखते हैं कि ये यहां वृद्धि करने लग गया। जैसे आर्जिनिन डाला ये यहां वृद्धि करने लग गया, और इसकी यहां पर ऐसे संख्या बढ़ने लग गई, ऐसे संख्या बढ़ने लग गई। वृद्धि कर गया मतलब संख्या बढ़ गई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो उत्पाद यहां नहीं बन पा रहा था, यह उत्पाद कोई और नहीं, आर्जिनिन ही था, कह सकते हैं। अच्छा, इसको जैसे आर्जिनिन मिला वृद्धि करने लग गया। अब मेरा क्वेश्चन, यहां ये क्यों मर रहा था? हां, क्योंकि इसके अंदर आर्जिनिन का निर्माण नहीं हो रहा था, क्योंकि इस आर्जिनिन को बनाने वाली जीन में म्यूटेशन हो गया। तो मुझे बताओ, म्यूटेशन तो अभी भी है, फिर ये वृद्धि क्यों कर गया? यस, इसलिए वृद्धि कर गया क्योंकि इसको अलग से आर्जिनिन मिला, और जैसे अलग से आर्जिनिन मिला ये यहां पर आसानी से ग्रो करने लग गया और आसानी से अपनी कॉलोनी बना गया।
बात समझ में? तो इसको वृद्धि कराने के लिए बिडल्टेटम ने क्या मिलाया था? आर्जिनिन को यहां एक्स्ट्रा डाला था। अब आप ध्यान देखो, ये एक जीन है, इस एक जीन से एक आरएनए बना होगा, एक प्रोटीन या एक एंजाइम का निर्माण हुआ। तो एक जीन से एक एंजाइम का निर्माण हुआ होगा। एक जीन में गड़बड़ हो गई तो एक एंजाइम नहीं बनेगा, तो आगे की कहानी रुक जाएगी। तो एक जीन से एक एंजाइम बनता है। इसी आधार पर उन्होंने एक बहुत अच्छी परिकल्पना दी थी, वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना। और ये वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना देने वाले वैज्ञानिक बिडल एंड टेटम, वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में? ऑक्सोट्रोप क्या है, प्रोटोट्रोप क्या है, एक बार फिर समझना। न्यून माध्यम पे वृद्धि करने वाला, न्यून पोषक माध्यम पे वृद्धि करने वाला क्या कहलाता है? प्रोटोट्रोप। और न्यून माध्यम पे वृद्धि न करने वाला, यह वृद्धि नहीं कर रहा था, क्या कहलाता है? ऑक्सोट्रोप। मेरा क्वेश्चन, ऑक्सोट्रोप यहां वृद्धि क्यों नहीं कर पाया? अच्छे से आंसर दो सभी, क्यों नहीं कर पाया? यस, इसलिए वृद्धि नहीं कर पाया क्योंकि इसके अंदर आर्जिनिन नहीं बन पा रहा था। और आर्जिनिन इसके अंदर क्यों नहीं बन पा रहा था? क्योंकि आर्जिनिन को बनाने वाली जीन में उत्परिवर्तन हो गया, इस यूवी रेज ने उसमें उत्परिवर्तन करा दिया था। तो फिर यह वृद्धि क्यों कर गया? इसलिए कर गया क्योंकि अलग से आर्जिनिन देने लग गए। और जैसे अलग से आर्जिनिन मिला, अभी भी बन तो नहीं रहा है, अलग से आर्जिनिन दिया गया, तो यह आर्जिनिन की सेल में गया तो आसानी से यह वृद्धि करने लग गया। जो बातें यहां समझाएगी, क्लियर हुई? तो बिडल्टेटम से रिलेटेड ये 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। फिर पूछ रहा हूं मैं आपसे, बिडल्टेटम ने किस प्रकार किया? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा हैप्लोइड डिप्लोइड, वेरी गुड, हैप्लोइड है। इस पे उत्परिवर्तन का अध्ययन करना आसान है। 2 प्रकार, प्रोटोट्रोप, ऑक्सोट्रोप। न्यून माध्यम पे वृद्धि करने वाला प्रोटोट्रोप, न करने वाला ऑक्सोट्रोप कहलाता है। क्लियर? एक साइंटिस्ट और आते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन, वेरी इंपॉर्टेंट। एम.एस. स्वामीनाथन साहब ने क्या किया था? म्यूटेशन की मदद से गेहूं की अच्छी किस्में उत्पन्न की थी। और इन्होंने गेहूं की अच्छी किस्में उत्पन्न करने के लिए जो म्यूटेशन कराया था वो गामा किरणों की मदद से। तो गामा किरणों की मदद से इन्होंने म्यूटेशन करवाया और उस म्यूटेशन से गेहूं की अच्छी किस्मों का इन्होंने निर्माण किया था। वो जो वैरायटी थी गेहूं की, पहली थी शरबती सोनारा और पूसा लेरमा। ये वैरायटी बनाने वाले साइंटिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन थे। हुआ क्या था? 1960 की बात है, 1960। उस टाइम बच्चों मेक्सिको में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग। इन नॉर्मन ई बोरलॉग साहब ने मेक्सिको के अंदर गेहूं की एक बहुत अच्छी वैरायटी बनाई थी जिसका नाम था सोनारा 64। अच्छा, एक बार फिर सुनना, गेहूं की वैरायटी क्या बोल रहा मैंने? सोनारा 64। कहां बनी थी? मैक्सिको। और मैक्सिको की ये वैरायटी बहुत फेमस थी, बहुत फेमस थी। इतनी फेमस थी कि इससे पूरे विश्व में खाद्यान्न की समस्या संपूर्ण हुई थी, मतलब पूर्ण हुई थी। खाद्यान्न की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यह वैरायटी बहुत ज्यादा यूज की गई थी। इसका उत्पादन बहुत बहुत अच्छा था। अच्छा, ये मेक्सिको में बनी थी। इंडिया वालों को पता चल गया, इंडिया वालों को पता चला कि सुना है मेक्सिको में गेहूं की बहुत अच्छी वैरायटी बनी है। तो इंडिया वाले पहुंच गए मेक्सिको और मेक्सिको से इस वैरायटी को उठा के इंडिया लाया गया। मेक्सिको से कहां आई? इंडिया। अब इस इंडिया में जब इसको ग्रो किया गया, किसको? सोनारा 64। मतलब ये सोनारा 64 था, इसको कहां ग्रो कर रहे हैं? इंडिया में। जब ये इंडिया में ग्रो कराया गया तो यहां उत्पादन बहुत कम था, मतलब ये यहां प्रॉपर ग्रो ही नहीं कर पा रही थी। पूरे वर्ल्ड में अच्छा प्रोडक्शन था, इंडिया में आके गड़बड़ हो गई, इंडिया में उत्पादन कम हो गया। बात आती, कम क्यों हो गया? इसलिए कम हो गया क्योंकि यहां की वातावरणीय परिस्थितियां ये सहन नहीं कर पाए। और जब ये वातावरण परिस्थितियां सहन नहीं कर पाए तो इसी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो सोनारा 64 यहां पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। अब इंडिया के वैज्ञानिकों ने सोचा कि इतनी मेहनत करके मेक्सिको से लाए है तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया, इसको अब यहां पर चेंज करना चालू किया। और इसको चेंज करने के लिए इसके ऊपर किया गया म्यूटेशन। और म्यूटेशन करने के लिए क्या डाली गई? गामा रेस। मतलब गामा रेस को लिया गया, इसके ऊपर डाल दी गई। जैसे ही गामा रेस डालेंगे उत्परिवर्तन हुआ। और उस उत्परिवर्तन से फायदा यह हुआ कि इससे अब एक नई वैरायटी तैयार हुई। और उस नई वैरायटी का नाम दिया गया, सोनारा का नाम बदल के बना दिया गया शरबती सोनारा। और ये जो शरबती सोनारा नई वैरायटी बनी थी, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। इस वैरायटी का उत्पादन इतना बढ़िया था कि इससे इंडिया में खाद्यान्न की प्रॉब्लम सोल्व हुई थी। अब सोच जरा, इस नई वैरायटी को बनाने के लिए गामा रेस डाली गई। और गामा रेस ने क्या किया होगा? म्यूटेशन। तो मुझे बताओ, यहां म्यूटेशन से
नुकसान हुआ या फायदा? यस, यहां म्यूटेशन से फायदा हुआ क्योंकि अच्छी वैरायटी का निर्माण हुआ। हमने पढ़ा था म्यूटेशन मैक्सिमम टाइम नुकसान करते हैं, कभी कभी फायदा दे सकते हैं, और उसी कभी कभी फायदा देने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है गामा रेस द्वारा बनाई गई शरबती सोनारा। और बनाने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? एमएस स्वामीनाथन। इसी तरह से उन्होंने एक वैरायटी और बनाई थी, पूसा लेरमा। ये वैरायटी बहुत फेमस वैरायटी है और इन्होंने इंडिया के अंदर खाद्यान्न की प्रॉब्लम को सोल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया था। जो बात यहां समझाएगी, क्लियर हुई? वैज्ञानिकों से रिलेटेड मैं अब एक लाइन आपसे पूछता हूं, सबको आना चाहिए। सबसे पहले बताओ, म्यूटेशन शब्द किसने दिया? ह्यूगो डी व्रीज ने। म्यूटेशन को पहली बार ऑब्जर्व किसने किया था? सेथ राइट ने। बीडल टेटम ने किस पे कार्य किया? न्यूरोस्पोरा पे। कौन सी परिकल्पना दी? वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना। अच्छा, और स्वामीनाथन साहब ने क्या किया? गेहूं की नई किस्में बनाई थी और इसके लिए उन्होंने गामा रेस से म्यूटेशन कराया था। इनके एग्जाम्पल है शरबती सोनारा और पूसा लेरमा। और ये म्यूटेशन से बनाई गई तो इसे हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग कह सकते हैं। म्यूटेशन से वैरायटी का बनना, उसी को क्या नाम दिया जाता है? म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग से ऐसी अच्छी अच्छी वैरायटी का निर्माण किया गया है। क्लियर? तो ये हमने एक इंट्रोडक्टिव पार्ट यहां पे समझा।